दोस्तों, क्या होगा जब एक दिन अचानक से दुनिया भर के हर एक शहर में बड़े बड़े सिंक होल आ जाए जो सीधा हेल के दरवाजे खोल दे और इन सिंक होल में से अजीब से क्रीचर जमीन पर आने लगे जो करोड़ों सालों से धरती के नीचे हाइबरनेशन में थे, लेकिन अब वो ऊपर आने के कारण इंसानों पर हमला करने लगे। आज की कहानी कुछ ऐसे ही कंसेप्ट पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि दुनिया के हर एक शहर में बड़े बड़े सिंक होल अचानक से अपीयर होने लगे। इन सिंक होल्स में से अजीब से क्रीचर जमीन के सतह पर आने लगे जिन्हें रीपर कहा जाता है। ये क्रीचर सिर्फ इंसानों पर ही हमला करने लगे थे और देखते ही देखते सारे इंसान धरती पर से मारे गए। साइंटिस्ट भी कुछ रिसर्च नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे एक बात सामने आती है कि ये रीपर्स ऊंचे पहाड़ी इलाके में नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ की ठंड को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए अब लोग अपने शहर और गांव को छोड़कर ऊंचे पहाड़ी के इलाके पर रहने के लिए चले गए थे। 8000 फीट के ऊपर ये मॉन्स्टर्स नहीं आ पाते, इसीलिए लोगों ने उसके ऊपर ही अपने गांव बनाए और 8000 फीट पर हर जगह एक बॉर्डर तैयार की गई ताकि लोगों को पता चले। अब इस इंसिडेंट को 3 साल बीत गए हैं, लोगों की संख्या कम है। अब कहानी की शुरुआत में हम हंटर नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो पहाड़ी के एक गाँव में रहता था, लेकिन आज वो खेलते हुए कुछ 100 फीट नीचे आ जाता है और वो दूरबीन से एक दूसरे गांव को देख ही रहा था कि तभी उसे आसपास कुछ हलचल सुनाई देती है। इसीलिए वो जल्दबाजी में ऊपर आने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा क्रीचर उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। हंटर अब वहाँ से दौड़ते हुए सीधा ऊपर आ जाता है, लेकिन वो क्रीचर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। वो उसके चपेट में आने ही वाला होता है कि तभी हंटर सीधा बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। अब वो क्रीचर उसे देखकर वहाँ से निकल जाता है। हंटर डरते हुए अपने घर आता है जहाँ पे वो अपने पिता विल के साथ रहता था। अब विल उसे समझाता है कि आज तुमने जो किया वो सही नहीं था, काफी खतरनाक था, तुम्हें नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन हंटर अपने पिता को बताता है कि कैसे ये रीपर्स अब ज्यादा नहीं दिखाई देते, शायद वो जमीन के अंदर वापस चले गए हैं। हंटर की बात करें तो उसे सांस लेने की बीमारी भी थी, इसके लिए उसे कभी कभी एक मशीन की जरूरत पड़ती थी। ये गांव काफी छोटा था जहाँ पे करीब 150 से 200 लोग रहते थे। खाने पीने का सामान भी ज्यादा नहीं था। अगर कुछ भी जरूरत की चीजें पड़ती थी तो गांव में से कुछ लोग महीने में एक बार नीचे जाया करते थे ताकि सप्लाई ला सके, लेकिन कई बार लोग वापस ही नहीं आते थे। अब पैसे की ज्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि लोग जरूरतमंद जो सामान होता है उसी का आदान प्रदान किया करते थे। जिसके बाद विल अपने दोस्त केटी के साथ शिकार करने के लिए जाता है। केटी पास ही में रहा करती थी और बंदूक वगैरह काफी अच्छी चलाती थी। अब ये लोग एक हिरन का शिकार करते हैं और वापस आ रहे थे। तभी विल बताता है कि हंटर आज फिर से नीचे गया था। वो अक्सर सामने वाले गांव को देखता रहता है, तो केटी उसे बताती है कि शायद वहाँ भी ज्यादा बच्चे हैं, इसीलिए उसे वहाँ जाना होगा। लेकिन यहाँ पे विल बताता है कि ऐसा नहीं है। दरअसल ये वही गांव है जहाँ पर उसकी माँ तारा को आखिरी बार देखा गया था। दरअसल पिछले साल विल की पत्नी तारा उनके ही एक नेबर नीना नाम के लड़की के साथ नीचे गई हुई थी, लेकिन वहाँ पे कोई हादसा हुआ था जिसमें तारा कभी वापस लौटी ही नहीं। वही हम नीना को देखते हैं जो अकेले ही गांव में रहा करती थी और अक्सर वो इन क्रीचर पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने का सोचती थी ताकि उनकी कमजोरी का पता चल सके। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। विल अपने बेटे को यहाँ पे कैसे सरवाइव करना है ये सिखा रहा होता है। एक दिन तो हंटर का बर्थडे आता है। वो एक शॉप में जाता है और अपना कुछ कीमती सामान देकर वहाँ से मैगी के कुछ पैकेट्स खरीदता है जो उसके बेटे को काफी अच्छे लगते थे और बर्थडे के लिए ये लोग मैगी बनाते हैं और हंटर बहुत ही खुश था क्योंकि मैगी 2 मिनट में बन भी गई थी। अब दोनों भी बातें कर रहे थे तब वो अपने पिता से पूछता है कि हम रेडियो यूज क्यों नहीं करते, हमें आसपास के गांव की खबर भी मिल जाएगी। लेकिन विल बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी कम है और हम सोलर का यूज करते हैं। वही हंटर का जो डिवाइस होता है उसके लिए भी बैटरीज बहुत ही ज्यादा लगती थी। अब एक रात हंटर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फिल्टर भी यूज नहीं हो रहे थे, उसके मशीन के फिल्टर्स भी खराब हो गए थे। इसीलिए अब विल उसे एक इमरजेंसी इंजेक्शन लगाता है। हंटर स्टेबल होने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा फिल्टर की जरूरत है जो नीचे के हॉस्पिटल से उसे लाना होगा। अब अगले ही दिन वो नीना से मिलने के लिए जाता है। दरअसल इस गांव में नीना ही थी जो उन क्रीचर से लड़कर जिंदा बचकर वापस आई थी। अब यहाँ पे विल आता है
और उसे बताता है कि मुझे नीचे जाना पड़ेगा और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन पहले नीना मना कर देती है। तो विल उसे बताता है कि उसने नीचे जाने का एक शॉर्टकट ढूंढा है। दरअसल ये रास्ता पहाड़ी के अंदर से गुजरता है जहाँ पे ये लोग शायद सेफ हो सकते हैं। नीना वैसे तो जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके पत्नी के साथ जो भी कुछ हुआ था उसी के कारण वो हाँ कह देती है। विल के जाने के बाद नीना को वो लैब वाली रात याद आती है जब तारा पर अटैक हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। अब अगली सुबह विल हंटर को एक दोस्त के पास छोड़ता है और अपने सफर के लिए आवश्यक हथियार लेने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पे केटी भी आ जाती है जो उसके साथ इस सफर पे जाना चाहती थी। ये उसका पहला सफर था। विल उसे समझाता है कि ये क्रीचर लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देता है, उन्हें शूट करके भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है और शायद ये वन वे ट्रिप हो सकता है जिसमें वो मारी भी जा सकती है। लेकिन केटी पीछे नहीं हटती। जिसके बाद विल हंटर से मिलने के लिए आता है और उससे वादा करता है कि वो जल्दी ही वापस आएगा। इसके बाद तीनों भी अपना सफर शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं नीना काफी अलग थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, अकेले में ही रहा करती थी। वहीं उसके पास काफी सारे एडवांस डिवाइसेस थे जिससे वो इन रीपर से लड़ सकती थी। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपास भी बनाया होता है जो क्रीचर्स की हीट को पहचान कर उनके आसपास होने का संकेत देते थे। अब जैसे ही ये लोग बॉर्डर पे आते हैं, नीना सबसे पहले कंपास चेक करती है। आसपास कोई भी रीपर नहीं था। ये देखने के बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें मिलिट्री की कुछ गाड़ियां मिलती है जिसमें ये लोग गोला बारूद ढूंढने लगते हैं। वही केटी वहाँ पे ग्रेनेड लॉन्चर वगैरह भी ले लेती है जो देखकर विल काफी हैरान होता है। तभी वो बताती है कि वो टेक्सास में पली बड़ी है, इसीलिए ये सारी चीजें उसे पता है। वही नीना वहाँ पर बैठकर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगती है जिसके कारण इन्हें देर होती है और केटी थोड़ी गुस्सा होती है। अब इन दोनों का भी झगड़ा होता है और तभी विल को समझ आता है कि ये दोनों भी कोई काम की नहीं है, इसीलिए इनका झगड़ा रोककर उन्हें डांट लगाता है। इसके बाद तीनों भी जंगल की ओर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें काफी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। कंपास पे भी देखने पर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे ही उन्हें घोड़ों का एक झुंड दिखाई देता है जो वो आवाजें कर रहा था। जंगल से बाहर आने के बाद ये लोग अल्ट्रा विस्टा नाम के एक जगह पर आते हैं जो बॉर्डर से करीब करीब 300 फीट दूर है। ये एक स्कीइंग जगह थी, इसी के कारण यहाँ पे केबल कार भी लगी हुई होती है जो नीचे और ऊपर तक इन्हें लेके जा सकती थी, लेकिन काफी समय से ये बंद होने के कारण जैम हो सकती थी। लेकिन इन्हें जहाँ जाना था वो 10 मिनट की ही दूरी पर था, इसीलिए ये लोग वॉक करने का सोचते हैं। लेकिन तभी नीना कंपास को चेक करती है और पता चलता है कि रीपर्स आसपास ही है। वही दूर पेड़ों पर इन्हें लाल कलर का एक ग्लो भी दिखाई देने लगता है और ये वही क्रीचर्स थे जो इन पर अब हमला कर सकते थे। केबल कार की तरफ भागने लगती है, लेकिन केटी को लग रहा था ये पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए वो सीधा दूसरे डायरेक्शन में जाने लगती है। लेकिन तभी वो धुआं बंद हो जाता है और वो क्रीचर शायद वहाँ से चले गए थे। ये देखने के बाद विल अब केबल कार चालू करने के लिए जाता है, लेकिन तभी केटी नोटिस करती है कि पेड़ों में से वही रीपर उसी की तरफ आ रहे हैं। ये देखकर केटी काफी डर जाती है और अपने ग्रेनेड लॉन्चर से वहाँ पे काफी सारे ग्रेनेड फेंकती है। वहाँ पे काफी बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद रीपर बच जाते हैं और अब वो केटी की तरफ ही आने लगते हैं। अब केटी काफी डर जाती है और उन पर हमला करना छोड़कर वो भागने लगती है। वही इनकी केबल कार भी शुरू हो जाती है और नीना और विल ऑलरेडी एक केबल कार पर बैठ जाते हैं और विल ऊपर से उस रीपर पर गोली चलाने लगता है ताकि वो केटी को छोड़ दे, लेकिन वो रीपर एक हाई जंप करके सीधा केबल के वायर पर ही लटकने लगता है, जिससे अब विल गिरने ही वाला था, लेकिन नीना उसे बचा लेती है। वही केटी भी अब ऊपर आने लगती है। इसके बाद जैसे ही विल का केबल कार आता है वो उस पर जंप ही करने वाली थी, लेकिन उसका कैलकुलेशन गलत हो जाता है और अब वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन विल उसे पकड़ लेता है, जिसके कारण इनके केबल कार का पूरा बैलेंस हिलने लगता है और वे लगभग आगे पहुंचने ही वाले थे। लेकिन वही रीपर अब इनके ऊपर हमला करके केबल कार को फिर से जोर जोर से हिलाने लगता है। तीनों भी नीचे गिर जाते हैं। वो रीपर अब इनके पीछे दौड़ने ही लगता है, लेकिन बॉर्डर पास में ही था और ठीक समय पर वे लोग सीमा पार कर जाते हैं, इसके कारण रीपर लाइन पार नहीं करता और वहां से चला जाता है। सभी को राहत मिलती है। इसके बाद ये लोग पास के ही रिसोर्ट में आ जाते हैं जो सेफ जोन में था और वहां पे रात बिताते हैं।
रात में तीनों भी उस रिसोर्ट में बैठे होते हैं और विल नीना से उसकी रिसर्च के बारे में पूछता है। तो नीना बताती है कि मुझे रीपर्स के बारे में जानने के लिए 3 साल पहले अर्थ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था वो जानना होगा, क्योंकि रीपर्स अचानक से धरती के नीचे से अपीयर हुए थे और उन्होंने बस इंसानों को ही मारना शुरू किया था। लेकिन उसके एक्सप्रेशन से विल समझ जाता है कि वो कुछ तो छुपा रही है। दरअसल नीना उन्हीं साइंटिस्ट में से थी जो रीपर्स पर रिसर्च कर रहे थे। वही विल की पत्नी तारा, उसे नीना पर पूरा भरोसा था कि एक दिन वो रीपर्स को मारने का तरीका जरूर ढूंढेगी, इसीलिए वो उसके साथ नीचे लैब में गई थी। उस रात विल ने उसे जाने के लिए काफी मना किया था, लेकिन तारा को पता होता है कि वो ऐसे ही नहीं रह सकती, उसे अपने बेटे के लिए नीना की मदद करनी ही होगी। अब अगले दिन ये तीनों एक माइन के पास पहुंच जाते हैं और विल उन्हें रास्ता समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस माइन का जो एग्जिट होता है वो बॉर्डर के सिर्फ 7 मीटर दूरी पर था, यानी कि बीच बीच में रास्ता बॉर्डर को क्रॉस कर सकता है। अब ये जानने के बाद नीना कहती है कि ये रास्ता बहुत ही रिस्की है, अगर बॉर्डर क्रॉस हुए तो हमें पता भी नहीं चलेगा। अब जाके विल कन्फेस करता है कि आगे जाने वाला रास्ता बॉर्डर के उस पार से है। अब ये जानने के बाद दोनों भी लड़कियां विल के ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लगती है। काफी आर्ग्यूमेंट के बाद विल अकेले ही जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन फिर भी दोनों लड़कियां उसके साथ जाती है। टनल में पूरा अंधेरा था। काफी अंदर जाने के बाद ये लोग एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। एक दूसरा रास्ता भी था, लेकिन उसके लिए और नीचे उतरना पड़ता था और वो बॉर्डर के उस पार था, इसीलिए ये लोग नीचे जाने का तय करते हैं। अब ये लोग चल ही रहे थे कि तभी नीचे जाते हुए दूर पर ही उन्हें लाल कलर का ग्लो दिखाई देने लगता है। ये लाइट रीपर के ही टेंटिकल्स की थी। ये देखकर अब ये तीनों भी दूसरी दिशा में भागने लगते हैं। वो क्रीचर अब इन्हीं की तरफ आने लगता है, इसीलिए ये तीनों एक छोटी सी गुफा में जाकर छुप जाते हैं। और तभी हम देखते हैं उस क्रीचर का टेंटिकल उन तीनों पर अटैक करने के लिए आता है, और लेकिन तभी विल एक स्टिक के मदद से उस क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करता है। तभी केटी उस गुफा के दूसरी तरफ एक जगह देखती है। अब ये सभी लोग क्राउल करते हुए उस छोटे से जगह के दूसरी तरफ से निकलते हैं, लेकिन वहाँ से बाहर पड़ते ही सामने ही एक रीपर होता है जो अब सीधा केटी पर हमला करके उस पर वार करता है और उसे घसीटते हुए लेकर जाता है। विल काफी दुखी होकर रोने लगता है, लेकिन वो क्रीचर वापस आता हुआ देख दोनों भी अब भागने लगते हैं। किसी तरह इन्हें ऊपर आने का रास्ता मिलता है जो बॉर्डर के उस तरफ था, इसीलिए ये लोग सेफ हो जाते हैं। अब बाहर आने के बाद नीना काफी रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि केटी के आत्मा को शांति दे। खैर अब पास में ही उन्हें एक घर मिलता है और वहाँ पर वो लोग रात गुजारते हैं। घर में इन्हें काफी सारे मैगी के पैकेट्स भी मिलते हैं, जो देखकर विल खुश होता है क्योंकि हंटर को ये मैगी पसंद थी। अब रात में नीना विल से माफी मांगती है पिछले साल के हादसे के लिए और बताती है कि पिछले साल जब हम लोग लैब में गए थे तब मुझे पता चला था कि इन रीपर्स के ऊपर जो स्केल्स होती है, यानी कि उनकी स्किन, उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो हम उनके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। कि मैं कुछ स्पेशल बुलेट्स बना रही थी जिसके कांटेक्ट में आते ही इन क्रीचर्स का अंदर से ब्लास्ट हो जाएगा, और यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो पिछले साल तारा के साथ लैब गई थी। खैर अब अगले दिन एक गाड़ी लेके दोनों भी निकल जाते हैं। अब बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करते हैं ये लोग हाई स्पीड में फाइनली ये लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। विल फिल्टर्स ढूंढने लगता है, लेकिन उस जगह पे फिल्टर्स उसे मिलते ही नहीं है। अब फर्स्ट फ्लोर पर जाकर उसे कुछ फिल्टर्स मिलते हैं कि तभी वहाँ पे वो क्रीचर आने का वार्निंग मिलता है, जिसके बाद ये लोग एग्जिट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो क्रीचर इनके ऊपर हमला करने लगता है। इसीलिए ये लोग हॉस्पिटल के ऊपर के फ्लोर में भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो बड़ा सा क्रीचर अपने टेंटिकल से विल को पकड़ लेता है। नीना उस क्रीचर पर एक्स से हमला कर देती है, जिसके बाद ये लोग एक प्लग पुल करते हैं जिससे वहाँ पर पूरा धुआं हो जाता है, लेकिन तभी उस धुएं में वही चीज ग्लो करने लगती है, लेकिन अगले ही पल में वो गायब हो जाती है। अब ये दोनों भी उस रूम के आसपास देखने लगते हैं, लेकिन तभी वो क्रीचर फुल स्पीड में वहाँ पे आ जाता है। अब विल ऑक्सीजन टैंक पर शूट करता है जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो क्रीचर सीधा बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। अब वो दोनों भी नीचे आकर कार से निकलने ही लगते हैं, लेकिन तभी नीना कहती है कि उसकी लैब पास में ही है और उसे आखिरी बार एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन विल मना करता है। लेकिन नीना उसे समझाती है कि तुम्हारे पास जो फिल्टर है वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल ही चलेंगे, उसके बाद उसे वापस नीचे आना पड़ेगा और यही चीज वापस करनी पड़ेगी, जिसमें उसके जान को धोखा भी हो सकता है।
अब नीना के समझाने के बाद वो फाइनली मान जाता है। अब ये लोग वहाँ से नीना के लैब में आते हैं। नीना का वहाँ पर एक डेस्क भी होता है जहाँ पर उसकी फैमिली की फोटो भी रखी हुई थी। लेकिन जब विल उसे देखने लगता है, उसके बारे में बात करने लगता है, तब नीना पूरी तरीके से टूट जाती है और रोने लगती है। वो बताती है कि उसके फैमिली में से वही अकेली बची थी, क्योंकि उस वीकेंड में अपने बेटे के साथ मैच देखने के बजाय वो लैब में काम कर रही थी। अब यहाँ पर नीना उन क्रीचर के स्केल से एक अलग तरह की बुलेट बनाती है और उन क्रीचर के ही बॉडी के कुछ पार्ट्स पर उन्हें टेस्ट करने लगती है, लेकिन वो काम ही नहीं करती। इसीलिए अब वो विल को जाने के लिए कहती है। आगे वो बताती है कि लैब के पार्किंग में उसकी कार है। जैसे ही ये थ्योरी टेस्ट होती है, वो उसी कार से अपने गांव में पहुंच जाएगी। अब ये सुनने के बाद विल अकेले ही वहाँ से चला जाता है और जब वो कार से जा रहा था, तब दूर पर हम काफी सारे क्रीचर्स की आवाजें भी सुन पाते हैं। तो यहाँ पर नीना बुलेट्स की अलग अलग वेरिएशन को चेक करने लगती है, लेकिन तभी उसका कंपास वार्निंग देने लगता है। अब फाइनली नीना एक ऐसी बुलेट बनाती है जो काम कर जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि रीपर उसके सामने ही आ जाता है। अब वही दूसरी जगह पे हम देखते हैं, विल जब जा रहा था तभी उसका टायर पंक्चर हो जाता है और उसके कार का पूरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो पलट जाती है। अब वो बाहर निकलकर दौड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन ऊपर आने के बाद वो देखता है कि वो पूरे मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। एक नीचे से आ रहा था, एक ऊपर से और तीसरा साइड से आ रहा था। वो सब पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन किसी भी गोली का असर नहीं होता। उसे पता था कि ये अब उसका आखिरी पल है। वो अपने बेटे को याद करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक गोली चल जाती है और अचानक से क्रीचर ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पे नीना आ गई थी और उसकी बुलेट का एक्सपेरिमेंट काम कर गया था। ये देखकर विल भी शॉक हो जाता है। तभी उसके सामने दूसरा क्रीचर आ जाता है और वो सबको मार गिराती है। विल के सामने उस क्रीचर के कुछ टुकड़े गिरते हैं और वो देखता है कि उस क्रीचर के शरीर के अंदर कुछ सर्किट जैसा था, यानी कि ये कोई भी एंशिएंट क्रीचर नहीं था, बल्कि ये मशीन्स थी। लेकिन इसके ओरिजिन के बारे में किसी को भी पता नहीं था, यानी कि यहाँ पे क्रीचर को रिलीज करने की एक पूरी सोची समझी चाल थी। विल पूछता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या गवर्नमेंट? लेकिन नीना कहती है कि उसे खुद भी पता नहीं है। जिसके बाद ये लोग अपने गांव लौट आते हैं और हंटर भी अपने पिता को देखकर खुश होता है। अब नीना गांव के सामने जो फ्लैग होता है उसे बदलकर पायरेट वाला फ्लैग लगाती है, जो कि एक साइन था कि उसे अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाबी मिल गई है। आसपास के गांव वालों को भी ये खुशखबर समझ आती है। जिसके बाद नीना और पूरे गांव वाले वैसे ही बुलेट बनाना शुरू कर देते हैं और फिर पहली बार नीना, विल और बाकी कुछ लोग उन्हीं बुलेट्स को लेकर बॉर्डर क्रॉस करते हैं उन क्रीचर्स को मारने के लिए। और अलग अलग जगह पे हम ब्लास्ट देखते हैं, यानी कि ये रीपर्स अब मारे जा रहे हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। नीना और विल को आसमान में कुछ अजीब सी गतिविधियां दिखाई देती है, जिससे इन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये सारे क्रीचर शायद किसी और प्लेनेट से आए थे। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।